ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को। ठीक है। क्लास को शुरू करने से पहले केवल वही 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा, और उस 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए। डेफिनेटली है ना, आपके एग्जाम में आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी भी मैं थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा थ्योरी किसी भी किताब से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आप इसके अलावा सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना मेरी क्लासेस को देखने के बाद। और उसके लिए सबसे पहले जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर सबसे पहले आपको कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाना है, और वहाँ डेली बेसिस पे चेक करते रहिए कितने नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप उनके आंसर करेंगे तो आपको सेम वही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। फिर आप उन एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएंगे वही यूट्यूब चैनल पर। एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। उसमें जो भी लेटेस्ट क्लास होगी वो उन्हीं कम्युनिटी वाले सेक्शन में डाले गए क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन वाली क्लास होगी वो। ठीक है ना। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें और भी जितनी भी पहले से क्लासेस है उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप बोलें सर आप इनके पीडीएफ फाइल आप हमें दे सकते हैं, तो पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर एमसीक्यूज की पीडीएफ, इवन चैप्टर की और टॉपिक की पीडीएफ भी वहां पर मौजूद है। ठीक है जी। अगर किसी को मेरे ये दोनों ऑफिशियल चैनल ना मिल रहे हों तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम किसी पर भी मैसेज कर देना, अपने बैच का नाम लिखकर। मेरे सारे लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों ही मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो 1 मिनट का समय समाप्त हुआ और शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं 5 नवंबर 2024, यानी कि 5 नवंबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था उसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर अक्सर हमें देखने को मिलता ही है एग्जाम्स में। अगर आप कोई पेपर देने जाएंगे, एग्जाम क्वेश्चन पेपर वगैरह देखेंगे, है ना, तो उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब होता है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इनपुट डिवाइसेस से, कोई ना कोई क्वेश्चन आउटपुट डिवाइसेस से, और कोई ना कोई क्वेश्चन आपको स्टोरेज डिवाइस से जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें, आउटपुट डिवाइसेस की बात करें और स्टोरेज डिवाइस की बात करें, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनता है, कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर बनता है। ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा बीच बीच में कि आपके ही एग्जाम में लास्ट टाइम कंप्यूटर हार्डवेयर में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में ना मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझा रहा था। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस को है ना हिंदी में निर्गत युक्तियां कहा जाता है। निर्गत युक्तियां। ठीक है जी। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आउटपुट डिवाइसेस में केवल 4 ही नाम आते हैं। एक तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। जिसमें से स्पीकर और प्रोजेक्टर के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते पेपर में। कभी भी अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन होगा या तो प्रिंटर का या फिर क्वेश्चन मॉनिटर से संबंधित पूछ लिया जाएगा। बट ज्यादातर केसेस में प्रिंटर से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस उठा के देखिएगा, वहां पर भी है ना प्रिंटर के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक। तो चलिए, इस आउटपुट डिवाइसेस में यानी कि निर्गत युक्तियां जो है, इनमें प्रिंटर के बारे में जानकारी लेते हैं आज की क्लास में। देखो जी, हेडिंग डालिए प्रिंटर। आप बोलेंगे सर प्रिंटर से संबंधित क्या ही पूछ सकते हैं? देखिए, बहुत कुछ पूछ सकते हैं। प्रिंटर है ना, बहुत मतलब कोई छोटा टॉपिक नहीं होता है। प्रिंटर के अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और बन भी जाते हैं, क्योंकि प्रिंटर्स के टाइप ही इतने ज्यादा होते हैं।
आप है ना जब भी मार्केट में जाते होंगे कोई प्रिंट आउट वगैरह लेने के लिए, तो एक सिंपल सा प्रिंटर आप देखते होंगे, लेजर प्रिंटर, और आप बोल देते होंगे भैया पेन ड्राइव में एक फाइल है, इसका प्रिंट आउट निकाल के दे दो, वो निकाल के दे देता होगा। तो ये नहीं कि सिंपल सा हमारे सामने एक लेजर प्रिंटर रखा हुआ है तो बस हमें उसका नाम पता है और उसने कागज निकाल के या प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। प्रिंटर का बहुत सारे है ना वेरिएशंस भी होते हैं, बहुत सारे टाइप भी होते हैं, है ना, और इन टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं पेपर में। तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रिंटर के बारे में मैं उतनी आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि प्रिंटर के द्वारा हमें क्या मिलता है, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि प्रिंटर क्या देता है हमें। तो सिंपल सा आंसर देंगे, दैट इज प्रिंट आउट, है ना। यही शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि प्रिंटर के द्वारा क्या मिलता है, प्रिंट आउट मिलता है। बट इसी प्रिंट आउट को एक दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है और वो है हार्ड कॉपी। ये बात ध्यान रखिए कि अगर कोई भी फाइल है कंप्यूटर की और वो फाइल है ना आपको दिखाई दे रही है मॉनिटर की स्क्रीन पर, समझ आ गई बात। अगर कोई फाइल है जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी के नाम से बोलते हैं। और अगर कोई फाइल जिसका हम प्रिंट आउट निकाल लें, कागज पर उस फाइल को निकाल लें, तो फिर हम उसे हार्ड कॉपी के नाम से बोल देते हैं। हार्ड शब्द है ना इसीलिए मान लीजिए कि आप उस कागज पर निकली हुई फाइल को छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो हार्ड शब्द का इस्तेमाल कर लिया, है ना। तो अगर कोई भी फाइल है जिसका आप प्रिंट आउट ले रहे हैं या निकाल रहे हैं तो उसे हार्ड कॉपी के नाम से बोल दिया जाता है। जबकि वही फाइल अगर कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है तो उसको सॉफ्ट कॉपी के नाम से बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, सपोज दैट कि आपके पास कोई प्रिंटर है, ये मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई डाउट हो तो पूछेगा। सपोज दैट ये एक प्रिंटर है आपके पास और ये है पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। आपने क्या किया, अपने पीसी को प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में एक फाइल है एमएस वर्ड की, और उस एमएस वर्ड की फाइल को आप प्रिंट आउट, एमएस वर्ड की फाइल का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर से है ना कमांड देंगे प्रिंटर को, और फाइनली प्रिंटर प्रिंट आउट निकाल देगा, ठीक है ना। तो अगर मैं एमएस वर्ड की फाइल को या एमएस वर्ड की फाइल की कमांड को प्रिंटर के अंदर भेज देता हूं, तो प्रिंटर के अंदर ये कमांड कहाँ जाती है, आप बोलेंगे सर प्रिंटर के अंदर ही जाती है। तो देखो बेटा मैं आपको बता दूं कि प्रिंटर के अंदर है ना, हर एक प्रिंटर के अंदर एक इंटरनल मेमोरी होती है, यानी कि आंतरिक मेमोरी। इंटरनल मेमोरी हिंदी में जिसको कहा जाएगा आंतरिक मेमोरी। और इसी आंतरिक मेमोरी में जितनी भी कमांड्स आप भेजते हैं प्रिंट आउट के लिए, वो सारी की सारी जाके लाइन में लग जाती हैं। जैसे मान लो कोई कमांड आपने भेजी, वो यहाँ लाइन में लग गई। ये मान लो फाइल है एमएस वर्ड की पहली वाली। सपोज दैट कि आपके कंप्यूटर में एक और फाइल है एमएस वर्ड की, ठीक है, और इसका भी आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो ये कमांड भी आप भेज देंगे अपने कंप्यूटर से प्रिंटर में, तो ऐसे पीछे लाइन में लग जाएगी। सपोज दैट कि एक और आप फाइल का प्रिंट आउट चाहते हैं, एमएस वर्ड की फाइल है फाइल नंबर 3, इसका भी आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो ये भी कमांड अगर आप भेज देंगे तो ये पीछे लाइन में जाके लग जाएगी। क्या हम एक साथ कई सारी है ना कमांड्स भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं। जैसे आपने फाइल नंबर 1 की कमांड भेज दी प्रिंटर को, वो चली जाएगी। फिर फाइल नंबर 2 की कमांड भेज दी प्रिंटर को, वो भी चली जाएगी। और फिर फाइल नंबर 3 की कमांड अगर आप प्रिंटर को भेज देंगे तो वो भी चली जाएगी। आप इतनी सारी कमांड्स को भेजने के बाद प्रिंटर को बस प्रॉपर तरीके से चला देना, और प्रिंटर में कागज और इंक होनी चाहिए। इसके बाद फिर आप काम छोड़ दीजिए प्रिंटर के ऊपर। अब आप जो भी है ना अपना काम कर रहे होंगे कंप्यूटर में वो करते रहिए, जो भी आपको करना है वो करते रहिए। प्रिंटर अपना काम करता रहेगा, बशर्ते उसको 3 चीजें मिलती रहे। एक तो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई मिलती रहे, यानी कि प्रिंटर ऑन रहे, प्रिंटर में कागज होने चाहिए और प्रिंटर में इंक होनी चाहिए। प्रिंटर अपना काम करता रहेगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। तो फाइनली हमने ये देखा कि हम अपने कंप्यूटर से अगर प्रिंटर को कोई कमांड भेजते हैं प्रिंट आउट के लिए, तो वो कहां पर जाकर स्टोर होती है, प्रिंटर की इंटरनल यानी कि आंतरिक मेमोरी में, ठीक। अब इस आंतरिक मेमोरी का भी अपना एक नाम होता है। जैसे कि पूछा जाए कि प्रिंटर की इंटरनल मेमोरी का कोई नाम है, हाँ, उसे हम स्पूलर डायरेक्टरी के नाम से बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पूलर डायरेक्टरी। इसका कोई हिंदी नाम होता है? नहीं, हिंदी में कोई नाम नहीं है। जैसा अंग्रेजी में लिखा है वैसे हिंदी में लिखा जाएगा,
स्पूलर डायरेक्टरी। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को है ना एक नाम दिया जाता है। ठीक है, मैं समझाता हूं। देखो एक बार है ना पेपर हुआ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिंट स्पूलिंग क्या चीज होती है। क्या पूछा था? प्रिंट स्पूलिंग, हिंदी में अभी प्रिंट स्पूलिंग ही कहा जाएगा। और ये होता क्या है? तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये था कि अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई कमांड को प्रिंटर की आंतरिक मेमोरी में भेज रहे हैं और ये वहां तब तक रहेगी जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता है, इसी पूरे प्रोसेस को या प्रक्रिया को प्रिंट स्पूलिंग कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये था एग्जैक्ट वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया। ठीक, तो मैं यहां पर इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि प्रिंट स्पूलिंग होता क्या है। देखो सिंपल सा इसका आंसर है या डेफिनेशन है, इट इज ए प्रोसेस in which a command sends to the internal memory of printer and it will remain there until printer prints them। ये बेसिकली इसका स्टेटमेंट है कह लीजिए या डेफिनेशन कह लीजिए, जिसका सही आंसर है प्रिंट स्पूलिंग। समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे जगह नहीं बची हुई है इसलिए मैं हिंदी में लिख नहीं पा रहा, पर मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी जो लोग नोट कर रहे हैं वो एज इट इज बिल्कुल नोट कर लीजिए, और जिसका नोट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आपको पता ही है, जिस टेलीग्राम चैनल की जानकारी मैं आपको दे रहा था क्लास के शुरुआत में, यानी कि कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पर कंप्यूटर हार्डवेयर की आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा आपको क्लास पीडीएफ में। तो उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके जैसा भी आप पढ़ना चाहें वैसा आप पढ़ सकते हैं, तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, पर जो बच्चे लिख रहे हैं उनके लिए मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, इसमें यह कहा जा रहा है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर से गई कमांड प्रिंटर की आंतरिक मेमोरी में तब तक रहती है जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता है। फिर से सुन लीजिए, यह एक प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर से गई कमांड प्रिंटर की आंतरिक मेमोरी में तब तक रहती है जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता है। समझ में आ गया सभी को? अब फाइनली है ना, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि यह एक प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें कमांड को प्रिंटर की इंटरनल मेमोरी में भेजा गया है और ये तब तक रहेगी जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता है। क्या मीनिंग है इस बात का? इस बात का ये मीनिंग है कि जो कमांड आप भेज रहे हो ना प्रिंटर के अंदर, वो कमांड ऐसे वहां पर लाइन में लग जाती हैं और एक एक करके जैसे इन कमांड्स के प्रिंट आउट निकल जाएंगे ये कमांड वहां से गायब हो जाएगी। जैसे ये फाइल नंबर 1 है जिसकी कमांड थी, इसके प्रिंट आउट निकल गए तो यहां से गायब हो जाएगी। ऐसी फाइल नंबर 2 के जितने भी प्रिंट आउट हैं वो निकल गए, ये गायब हो जाएगी। ऐसी फाइल नंबर 3 के प्रिंट आउट अगर निकल गए तो ये भी वहां से गायब हो जाएगी। इसीलिए कहा है कि अंटिल प्रिंटर प्रिंट्स देम, यानी ये कमांड वहां पर तब तक रहेंगी जब तक, है ना, ये कमांड वहां पर तब तक रहेंगी जब तक प्रिंट निकल रहा है, और जैसे एक बार प्रिंट निकल जाएगा कमांड्स खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये कमांड्स यहाँ पर ऐसे लाइन में लगी रहती हैं और एक एक करके एग्जीक्यूट होती रहती हैं कह दीजिए, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि इन कमांड्स के प्रिंट आउट निकलते रहते हैं। ये है इसका पूरा मीनिंग। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो यहां पर भी है ना स्पूल शब्द आया है और यहां पर भी है ना स्पूल शब्द लिखा हुआ है। वैसे ये पूरा नाम तो स्पूलर लिखा है और यहाँ पर स्पूलिंग लिखा हुआ है, बट दोनों शब्द स्पूल शब्द से ही तो बने हुए हैं। तो क्या इस स्पूल शब्द की भी अपनी कोई फुल फॉर्म होती है या इसका कोई मीनिंग होता है? तो आंसर है जी हाँ, स्पूल शब्द का अपना एक फुल फॉर्म भी है, दैट इज साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन।
ठीक है, ये इसका कोई भी हिंदी नहीं होगा क्योंकि ये एक फुल फॉर्म है और फुल फॉर्म्स के हिंदी नहीं होते बेटा, ठीक है। तो स्पूल शब्द की अपनी एक फुल फॉर्म बनाई हुई है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। क्या मीनिंग है इसका? देखो साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, यानी कि आप कई सारी फाइलों की जो कमांड्स है ना उनको एक साथ भेज सकते हो। खैर भेजा एक एक करके ही होगा, बट जैसे फाइल नंबर 1 की कमांड भेज दी, फिर 2 की कमांड भेज दी, फिर 3 की कमांड भेज दी, इस तरीके से आप कई सारी कमांड्स को एक साथ भेज सकते हैं। पेरिफेरल शब्द है ना प्रिंटर के लिए आता ही है, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि प्रिंटर हमारी एक पेरिफेरल डिवाइस कही जाती है, इसलिए यहां पर पेरिफेरल शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन यानी कि प्रिंटर कंप्यूटर के द्वारा दिए गए ऑपरेशन को रिसीव करता है। और ऑनलाइन का मतलब क्या है? ऑनलाइन का मतलब यह है कि जितने भी ऑपरेशन इसके पास आएंगे वो सारे के सारे लाइन में यहां पर लगते चले जाएंगे। ये ऑन और लाइन शब्द को आपस में चिपकाना नहीं है या एक साथ नहीं बोलना, वरना इंटरनेट वाली बात आ जाएगी, जो कि यहां पर हम नहीं कर रहे हैं। यहां पर ऑन लाइन का मतलब है कि इन कमांड्स का इंटरनल मेमोरी में लाइन में लग जाना। समझ में आ गई? तो फाइनली है ना हमें समझ में आ गया कि साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन ये बेसिकली स्पूल शब्द का फुल फॉर्म है, जिससे यहां पर स्पूलिंग और वहां पर स्पूलर शब्द को बनाया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। उपेंद्र प्रजापति जी, उपेंद्र जी आप जो पूछ रहे हैं ना उसका आंसर मैं क्लास के बिल्कुल शुरुआत के 2-3 मिनट में दे चुका हूं, आप वहां जाके देख लीजिए, सुन लीजिए। उपेंद्र जी जो आप लिख रहे हो ना कि सर मैं वीओडी क्लासेस से पढ़ता हूँ, आप नहीं देखते हो वीओडी क्लासेस को। आप है ना जो भी क्लासेस आपको पहले से मिली हुई हैं उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखा करिए, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर उन्हीं क्लासेस में होता है। नोट कर लिया सभी ने? चलो देखो आजकल है ना ज्यादातर बच्चों की आदत क्या हो गई है, आजकल ज्यादातर बच्चों की आदत है एक तो क्लास की स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, जो कि गलत है। दूसरा क्या करते हैं वो स्किप कर करके देखते हैं, थोड़ी सी क्लास देख ली फिर छोड़ दिया फिर आगे बढ़ा दिया, दोनों ही चीजें गलत है। अगर आप क्लास को स्किप करके देखोगे और स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो नहीं तैयार होगा, कोई सब्जेक्ट ऐसे तैयार नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ये पॉइंट? ठीक, अब देखो अब आगे है ना इसके कनेक्शन के बारे में समझते हैं कि प्रिंटर और पीसी आपस में दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं ना। तो अगला हेडिंग डालिए, दैट इज कनेक्शन। देखो जी सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी कंप्यूटर को यानी कि पीसी को प्रिंटर से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको दो तरीके मिलेंगे। एक तो होता है वायर यानी कि तार लगाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरा तरीका है वायरलेस यानी कि बिना तार के भी आप कंप्यूटर और प्रिंटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यस और नो? यस। बट अगर हम वायर की बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक पहले वाला ऑप्शन जिसमें हम पैरेलल केबल का इस्तेमाल करते थे प्रिंटर और पीसी को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी एक तार जोड़ी जाती थी इनके बीच में विशेष प्रकार की, जिसको हम पैरेलल केबल बोलते थे। ठीक है, इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता है। और इस पैरेलल केबल में टोटल 25 पिन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था डाटा को स्थानांतरित करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो प्रिंटर और पीसी की तरफ जो पोर्ट लगा होता था या कनेक्टर लगा होता था, कनेक्टर कह दीजिए, उसमें 25-25 पिन का ऑप्शन होता था। ठीक है, जैसे मैंने कई बार आपको मोबाइल फोन के चार्जर का केस दिखाया होगा, समझाया होगा कि मोबाइल फोन के चार्जर में जो केबल लगी होती है उसको यूएसबी केबल बोलते हैं। तो जो चार्जर या एडेप्टर की तरफ केबल आप लगाते हैं ना उसमें देखना आप कितने पिन होते हैं, 4 पिन का कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे ही है ना एक पैरेलल केबल चला करती थी पहले प्रिंटर के साथ, जो प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करती थी, उसमें 25 पिन के द्वारा डाटा ट्रांसफर होता था। फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और फाइनली अब आज की डेट में आपको प्रिंटर को और पीसी को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी केबल ही यूज करनी होगी, जिसमें टोटल मिला के केवल 4 पिन का कॉन्सेप्ट होता है, केवल 4 पिन का। ठीक है, ये वही केबल होती है उसी तरीके की जो हमारे मोबाइल फोन के चार्जर में लगी हुई है। तो फिलहाल है ना बस इतना याद रखिए कि अगर आप प्रिंटर और पीसी को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं वायर से तो दो तरीके हैं, एक तो पैरेलल केबल का और दूसरा यूएसबी केबल का। इसके बाद अगर हम वायरलेस की बात करें यानी कि बिना तार की, तो हम क्या यूज करेंगे?
तो जब हम बिना तार के डाटा को स्थानांतरित करते हैं तब वहां पर तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तरंग जिसको इंग्लिश में वेव्स कहते हैं। तो यहां बेसिकली यूज होती हैं शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स। शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स हिंदी में कहा जाता है कम दूरी की रेडियो तरंगें। ठीक है। तो अभी है ना इन तरंगों के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन की और वायर कम्युनिकेशन दोनों की चर्चा करेंगे हम इंटरनेट नेटवर्किंग वाले चैप्टर में या क्लास में। ठीक है। यानी कि अगर हम कोई डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं बिना तार के, बिना वायर के, तो वो डाटा किस फॉर्म में, किस रूप में जा रहा है। ठीक है। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा जब इंटरनेट नेटवर्किंग वाली क्लास आएगी, वहीं पर समझ लेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लो कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, जिनको हिंदी में रेडियो तरंगे भी कहा जाता है, इसमें दो तरीके की रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम शॉर्ट रेंज और दूसरा लॉन्ग रेंज। तो शॉर्ट रेंज रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है इन डिवाइसेस के लिए। ये वैसे भी याद रखना, जैसे अगर आप किसी माउस को, कीबोर्ड को या प्रिंटर जैसी डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर के साथ वायरलेस कनेक्ट कर रहे हो बिना तार के, तो यहाँ पर शॉर्ट रेंज रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए अगर किसी प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो इनमें से कौन सा कनेक्टर, कौन सी केबल, इनका यूज किया जाता है ना। ये वायरलेस कनेक्ट कर रहे हो तो क्या यूज करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। यूएसबी की फुल फॉर्म बता दीजिए कीर्ति यादव। बेटा यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यहां लिख देता हूं, यूनिवर्सल सीरियल बस। और कोई डाउट है किसी का। ठीक है। तो फाइनली कनेक्शन समझ में आ गया। कनेक्शन में बस ये याद रखना है, वायर और वायरलेस दो तरीके से हम प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें वायर में दो केबल है और वायरलेस में तो आपको पता ही है, यानी कि शॉर्ट रेंज रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि प्रिंटर और कंप्यूटर को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो हम यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक भाषा का इस्तेमाल होते हुए भी देख रहे होते हैं। भाषा, ये कौन सी भाषा है भाई। एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि अगर प्रिंटर पीसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, प्रिंटर पीसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आपने ना कंप्यूटर की भाषाओं के नाम सुने होंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं, है ना। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी या प्रोग्रामिंग भाषा इन्हें कहा जाता है। बट कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए अलग से कुछ कोड या लैंग्वेज वगैरह या भाषा वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे कि प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच में भी भाषा बनाई गई है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। उस भाषा का नाम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। एक बच्चे का कमेंट है, सर वायरलेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है। देखो अगर वायर, मैं समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए वायर के थ्रू तो आप सभी लोगों को पता ही है कैसे कनेक्ट करते हैं, वायर लगाकर। बट अगर वायरलेस कनेक्शन की बात हो रही है तो आपको इस केस में अपने कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर में कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब आपको यूज करनी पड़ेगी। जैसे आजकल तो लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा लोग, है ना, लैपटॉप ही खरीद रहे हैं। तो लैपटॉप में पहले से वायरलेस सिग्नल रिसीव करने के ऑप्शन होते हैं। जैसे आप किसी भी लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हो ना, तो ये वायरलेस ही तो हो गया। या किसी भी लैपटॉप के साथ कोई डिवाइस ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट हो जाती है, वो भी वायरलेस हो गया, है ना। तो वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ही चीजें है ना वायरलेस के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना। तो अगर सपोज दैट कि आप वायरलेस कनेक्ट करना चाहते हैं लैपटॉप में, तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा आपका प्रिंटर। प्रिंटर में भी वायरलेस होना चाहिए। ठीक। दूसरी बात ये आती है बेटा कि अगर सपोज दैट कि आपके पास कोई कंप्यूटर है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, यानी कि टेबल पे परमानेंट जो फिक्स रखा रहता है कंप्यूटर, उसकी बात कर रहा हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर की। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में तो वायरलेस का कोई ऑप्शन होता नहीं है, वो कैसे फिर वायरलेस सिग्नल को रिसीव करेगा। तो फिर इसमें पेन ड्राइव जैसी छोटी सी डिवाइस आती है, जिसको ब्लूटूथ डिवाइस भी बोल देते हैं। उसको बेसिकली लगा दिया जाएगा कंप्यूटर में, और प्रिंटर है ना अलग रखा रहेगा।
है ना, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को वायरलेस डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के केस में ध्यान रखना, एक पेन ड्राइव जैसी छोटी सी डिवाइस आएगी जो वायरलेस सिग्नल को रिसीव करती है। और अगर लैपटॉप है तो उसमें अलग से डिवाइस लगाने की जरूरत होती नहीं है, उसमें पहले से ऑप्शन आते हैं। ठीक, चलो। तो मैं ये कह रहा था कि कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में ना एक भाषा का इस्तेमाल भी किया जाता है जिसे हम पीसीएल के नाम से बोलते हैं। तो हो सकता है कि कभी पीसीएल का फुल फॉर्म आ जाए, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ कंप्यूटर प्रिंटर आपस में किस भाषा के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं। तो इसे बेसिकली लिख लीजिए, पेज कमांड लैंग्वेज के नाम से बोल दिया जाता है। पेज कमांड लैंग्वेज, इस बात को आप ऐसे समझ लो कि एक भाषा बनाई गई है ना, उसी भाषा के थ्रू जो कंप्यूटर से कमांड प्रिंटर के पास जा रही है, वो समझ जाता है प्रिंटर के मुझे इसके प्रिंट निकालने हैं, है ना। या फिर मान लो प्रिंटर कंप्यूटर को कोई कमांड दे रहा है ना, तो वो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? एक बच्चे का कमेंट है, सर क्या चार्ज वायरलेस से हो सकता है? वायरलेस से, वायरलेस चार्जिंग की आप बात कर रहे हैं ना? हाँ तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, सोलर वायरलेस ही तो होता है। आपको जानकर है ना अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा, और हो सकता है भविष्य में आप यूज करें तो भी अच्छा लगेगा। क्या कि जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है यानी कि इलोन मस्क, वो उसकी कंपनी है टेस्ला। वो टेस्ला कंपनी है ना फोन बना रही है जो मार्केट में जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। अब तो चल ट्रायल चल रहा होगा। उसने टेस्ला कंपनी जो मोबाइल फोन बनाए ना, उसमें दो चीजें दे दी हैं। एक तो उसमें सोलर चार्जिंग दे दी है, मतलब कि आप अगर फोन को अपने पॉकेट में रखे रखे रहोगे ना, तो भी वो चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, या ऐसी कहीं रखा हुआ है तो भी, यानी सोलर से चार्ज हो जाएगा। ठीक, यानी कि उसको है ना बिजली से चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यानी कि अगर मान लो कोई फोन है जिसमें सोलर का कुछ ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए और चार्ज हो रहा है, तो ये भी तो वायरलेस चार्जिंग हो गया, बिना तार के। और एक ऑप्शन और दे रहे हैं उसमें, कि उसमें आपको है ना कभी भी इंटरनेट रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। इलोन मस्क का जो प्रोजेक्ट है स्टार लिंक, जिसमें सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो उसी से है ना इंटरनेट चलेगा उसमें टेस्ला वाले फोन में बाय डिफॉल्ट। यानी अगर आप हिमालय की चोटी पर भी पहुंचे हुए हैं तो वहां पर भी हाई स्पीड इंटरनेट आ रहा होगा आपके पास। अभी होता है ना जैसे पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं, और वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहां पर सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, आप ये बोलते हैं यार सिग्नल ही नहीं आ रहे, क्या करें, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो आने वाले समय में ना टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, यूज़ करने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखो मैं ये कह रहा था लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो पीसीएल यानी कि पेज कमांड लैंग्वेज बोल देते हैं, या फिर इसी को पीडीएल के नाम से भी बोल दिया जाता है, जिसको हम लिख लीजिए प्रिंटर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के नाम से भी बोल देते हैं। प्रिंटर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है, ये आप यहां पर नोट कर लीजिए। ठीक, प्रिंटर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज और पेज कमांड लैंग्वेज। ठीक है जी, तो यहां तक कोई दिक्कत डाउट परेशानी तो नहीं है? तो सिंपल सा है ना, हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में भाषा की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है ना पूछा गया है पेपर में भी। मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत है ना इसमें कुछ चेंज है। ये ना एक छोटा सा चेंज है ना हम यहाँ पर करेंगे, माफ कीजिएगा। ठीक है, इसको आप है ना चेंज कर लेना। यहाँ पर ये शब्द है पेज, और यहाँ पर प्रिंटर है। पीसीएल का फुल फॉर्म होता है प्रिंटर कमांड लैंग्वेज, और पीडीएल का फुल फॉर्म है पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ठीक है जी, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। चलिए एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर प्रिंटर और कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पर पीसीएल का फुल फॉर्म है प्रिंटर कमांड लैंग्वेज, और पीडीएल का फुल फॉर्म होता है पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। अब आगे देखो,
अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है प्रिंटर के केस में शॉर्टकट कीज, ये नोट कर लीजिए जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। शॉर्टकट कीज, क्या हम अपने कंप्यूटर से शॉर्टकट की के थ्रू कोई है ना कमांड भेज सकते हैं प्रिंटर में? हाँ जी, भेज सकते हैं। देखो वैसे तो है ना सभी लोगों को पता होती है एक शॉर्टकट की, दैट इज CTRL+P, यानी कि कंट्रोल के साथ अगर आप P दबा देंगे तो उससे प्रिंट कमांड चली जाती है प्रिंटर के पास, है ना, यानी सिंपल सा इसे प्रिंट कमांड कह सकते हो आप कंट्रोल P का इस्तेमाल करके प्रिंट कमांड दे सकते हैं प्रिंटर को, जिससे वो प्रिंट निकाल देगा। बट अगर ऑप्शन में कभी ये ना लिखा हुआ है कंट्रोल+P, तो देख लेना CTRL+Shift+F12 लिखा हुआ होगा वहां पर, और इससे भी प्रिंट कमांड जा सकती है। अब यहाँ जो प्लस है ना, ये प्लस हमें दबाना नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि कंट्रोल दबाइए पहले, फिर उसका शिफ्ट वाली की दबाइए और उसके बाद F12 दबा दीजिए, है ना। कंट्रोल+Shift+F12, ये 3 की दबानी है आपको कीबोर्ड से, इससे भी प्रिंट कमांड चली जाएगी। और एक शॉर्टकट की और लिख लीजिए, दैट इज CTRL+F2। ये क्या होता है? इसको बेसिकली प्रिंट प्रीव्यू के नाम से बोला जाता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या मीनिंग है? देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्रिंट कमांड तो दे देते हैं, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट भी निकल आता है, बट वो गड़बड़ निकलता है और फिर हमें लगता है यार हमने जल्दबाजी कर दी, ये प्रिंट सही नहीं निकला, दोबारा से प्रिंट कमांड देते हैं, फिर प्रिंट को सही निकालेंगे। तो इसमें ना देखो, एक तो टाइम वेस्ट हो रहा होता है, दूसरी बात पेपर और इंक भी वेस्ट हो रही होती है। तो इसको बचाने के लिए एक ऑप्शन है आपके पास, प्रिंट प्रीव्यू। इसका मीनिंग ये होता है कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही देख लो कि फाइनली प्रिंट कैसा निकलेगा, और जब आप कंफर्म हो जाएं तब आप प्रिंट कमांड दीजिए और प्रिंट आउट ले लीजिए प्रिंटर के द्वारा, समझे? तो इसी को प्रिंट प्रीव्यू के नाम से बोल दिया जाता है, जिसकी अपनी अलग से शॉर्टकट की है, दैट इज कंट्रोल+F2, ये दबा दीजिए, ठीक। तो एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की क्या है, तो ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं आप। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, तो आप कंट्रोल+F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंटर के केस में, लिखिए प्रिंटिंग मेथड। अगला पॉइंट लिखेंगे प्रिंटिंग मेथड, ये क्या होता है? इससे संबंधित तो रिसेंटली एक पेपर हुआ है, वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया प्रिंटिंग मेथड को लेकर। देखो मैं समझाता हूं इसका मीनिंग क्या होता है। जब हम है ना प्रिंट आउट निकाल रहे होते हैं, तब उस केस में प्रिंटिंग मेथड के केस में 2 शब्द हमें देखने को मिलते हैं, एक है कोलेटेड और एक दूसरा शब्द होता है अनकोलेटेड। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रिंटर के केस में ये दोनों शब्दों के बारे में सुना है या पता है, जानकारी है आपको? कोलेटेड और अनकोलेटेड पता है किसी को? मतलब जब हम प्रिंट आउट निकाल रहे होते हैं तो कोलेटेड अनकोलेटेड ये शब्द कभी यूज किए हैं या कभी सुने हो आपने? ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं इनके बारे में समझाता हूँ। देखो कोलेटेड और अनकोलेटेड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली प्रिंटिंग मेथड कहलाते हैं प्रिंटर के केस में। इसमें कोलेटेड में ध्यान रखना, जो प्रिंट आउट निकलेंगे वो इस फॉर्म में निकलते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और अनकोलेटेड प्रिंटिंग मेथड में अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3 की फॉर्म में निकलते हैं। क्या मीनिंग है इस बात का, समझाता हूं। जैसे सपोज दैट कि आपके कंप्यूटर में ना एक फाइल थी MS वर्ड की, और उस MS वर्ड की फाइल का आपने प्रिंट आउट दे दिया, किस फॉर्म में? कोलेटेड फॉर्म में। तो इस MS वर्ड की फाइल में पेजेस होंगे ना, तो सपोज दैट कि यहां टोटल मिला के 3 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? 3 पेज हैं इस MS वर्ड की फाइल में, जिसका आपको प्रिंट आउट चाहिए था, आपने प्रिंट कमांड दे दी। तो प्रिंटर अगर कोलेटेड फॉर्म में प्रिंट निकाल रहा है तो इस फाइल के अंदर जो 3 पेजेस हैं उनको ऐसे प्रिंट करेगा, पहला वाला पेज, दूसरा वाला पेज, तीसरा वाला पेज। आप बोलेंगे सर ऐसे ही तो प्रिंट होता है। जैसे सपोज हमारी कोई फाइल है, हम उसका प्रिंट आउट निकालने जा रहे हैं तो उसमें जितने भी पेज होंगे वो ऐसे ही आ जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा इसी तरीके से आते हैं। इसमें कौन सी नई बड़ी बात है? हाँ ऐसे ही आते हैं, और इसी को कोलेटेड फॉर्म बोलते हैं। अब ये क्या लिख दिया फिर मैंने आगे? ऐसा हो सकता है ना कि आप जो प्रिंट आउट निकलवाने गए हैं वो अपने लिए तो निकलवाने गए हैं, आप अपने साथ साथ 2 और दोस्तों के भी प्रिंट आउट निकलवाने गए हैं, यानी आप टोटल मिला के 3 दोस्त हैं, और तीनों दोस्तों ने कहा भाई इसका है ना प्रिंट आउट चाहिए हमें फाइल का, ठीक है ना। तो अगर आप अपने लिए ही केवल एक प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं तो उसे एक कॉपी कहा जाता है प्रिंटर के केस में।
और अगर आप है ना अपने साथ साथ दो दोस्तों के और प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं तो आप टोटल मिला के कितनी कॉपी निकलवा रहे हो, 3 कॉपीज निकलवा रहे हो आप। तो प्रिंटर के केस में ना कॉपी शब्द का भी इस्तेमाल होता है। तो सपोज दैट कि आपको टोटल मिला के 3 कॉपी निकलवानी है या 3 कॉपीज निकलवानी है, ठीक है। फाइल कौन सी हमारे पास, एमएस वर्ड की, जिसमें टोटल 3 पेजेस थे। तो देखो प्रिंटर कैसे प्रिंट कर रहा है, इसी फाइल के पहले वाले पेज को निकालेगा, फिर दूसरे पेज को, फिर तीसरे पेज को। इसे बोलते हैं कॉपी 1। समझ में आया। फिर आपके दोस्त के लिए भी यही प्रिंट आउट निकलवाने हैं, तो फिर पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज निकलेगा, ये हो गई कॉपी नंबर 2। और फिर दोबारा आपको एक यही प्रिंट आउट दोबारा निकलवाने हैं, तो फिर से प्रिंटर के द्वारा पहला, दूसरा, तीसरा पेज निकाला जाएगा और ये हो जाएगी कॉपी 3। और इस तरीके से जो प्रिंट आउट वाला व्यक्ति होता है, जहां जो प्रिंट आउट निकाल रहा है ना, वो इन तीनों कॉपी में स्टेपल मार के आपको दे देगा, लो जो भैया पैसे दो और ले जाओ इसको। ऐसे होता है। तो अगर हम किसी भी फाइल के चाहे कितनी भी कॉपी निकालें, बट प्रिंट आउट जो निकल रहे हैं वो ऐसे निकलेंगे, यानी फाइल के अंदर जितने भी पेजेस हैं वही सीक्वेंस में निकल आए, पहला, दूसरा, तीसरा, एक कॉपी, फिर इसी फाइल की पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरी कॉपी, फिर तीसरी फाइल, तीसरा कॉपी में पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके निकल रहा है हर बार। तो इसी को कोलेटेड फॉर्म कहते हैं। और ये बेटा ध्यान रखना कि यही चीज है ना हमारे प्रिंटर के अंदर बाय डिफॉल्ट सेट रहती है, ठीक है। प्रिंटर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटिंग मेथड है वो कोलेटेड फॉर्म में ही रहता है। अब आप बोलेंगे सर ये बाय डिफॉल्ट क्या है। बाय डिफॉल्ट शब्द का मतलब होता है स्वतः ही, यानी कि कोई भी चीज अपने आप से अगर हो रही है तो उसे हम स्वतः ही हिंदी में बोलते हैं, या खुद से ही ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब सपोज दैट कि आपको है ना जो प्रिंट आउट चाहिए वो अनकोलेटेड फॉर्म में चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, टोटल नंबर पेजेस कितने हैं, 3 पेजेस हैं। तो उसी 3 पेज वाली फाइल में पहले वाले पेज को 3 बार निकाला जाएगा, फिर दूसरे वाले पेज को 3 बार निकाला जाएगा, और तीसरे वाले पेज को भी 3 बार निकाला जाएगा। इस तरीके से। क्यों? क्योंकि 3 कॉपी चाहिए ना आपको। भाई अगर 4 कॉपी चाहिए होती है तो पहले वाले पेज को 4 बार निकालते हैं। अगर 5 कॉपी चाहिए होती है तो ऐसे पहले वाले पेज को 5 बार निकालते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से प्रिंट आउट निकाला जाता है अनकोलेटेड फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग मेथड में, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर बाय डिफॉल्ट केस में, यानी कि स्वतः ही हमारे प्रिंटर में कोलेटेड फॉर्म में प्रिंटिंग हो रही है, तो ये अनकोलेटेड यूज कौन करता होगा, अनकोलेटेड वाला जो मेथड है उसे कौन यूज करता होगा। तो बेटा ये यूज किया जाता है जहां पर पब्लिशिंग वगैरह होती है, जहां पर किताब वगैरह छापी जा रही होती हैं, वो भी तो एक तरीके से प्रिंटर या प्रिंटिंग मशीन कह दीजिए, उनके अंदर है ना ये अनकोलेटेड मेथड फिक्स रहता है और इसी के थ्रू प्रिंट आउट निकल रहे होते हैं। जैसे मान लो कोई किताब छप रही है और उसकी 1000 कॉपी बननी है, टोटल 1000 कॉपी बननी है किसी किताब की, तो उसमें प्रिंटिंग मशीन के द्वारा क्या करते हैं, 1000 बार पहले वाले पेज को छाप लेते हैं, फिर दूसरे वाले पेज को 1000 बार छापेंगे, फिर तीसरे वाले पेज को 1000 बार छापेंगे। इस तरीके से अनकोलेटेड फॉर्म में प्रिंटिंग करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है जी। एक बच्चे ने लिखा है सर कोलेटेड का कोई बटन होता है, मतलब ऐसा कोई हार्डवेयर वाला बटन नहीं होगा, स्क्रीन पर ही आ जाता है। जब आप है ना अपने मतलब प्रिंट आउट वगैरह दे रहे होते हैं तब प्रिंटर की सेटिंग्स अगर आप खोलेंगे ना तो वहां पर प्रिंटिंग मेथड लिखा हुआ आ जाएगा, जिसमें कोलेटेड और अनकोलेटेड दोनों शब्द आ रहे होंगे। तो आप अपने प्रिंटर के द्वारा भी है ना चाहे तो कोलेटेड में चाहे अनकोलेटेड, जैसा आप चाहे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बट अनकोलेटेड वाला जो मेथड है ना वो हम और आप जैसे लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, वो करते हैं प्रिंटिंग मशीन के टाइम जहां किताबें वगैरह छप रही होती हैं। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि आप ये सीक्वेंस याद रखना। इसी सीक्वेंस को अगर आप याद रखेंगे तो आपको है ना अगर इस प्रिंटिंग मेथड के ऊपर अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आप दिमाग में क्लिक कर लेंगे कि अच्छा कोलेटेड की बात हो रही है, अनकोलेटेड की बात हो रही है। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना। कोलेटेड में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और अनकोलेटेड में 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब आगे देखिए, प्रिंटिंग मेथड के बाद अगला जो पॉइंट आता है प्रिंटर के केस में वो लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए स्पीड। देखो प्रिंटर है ना ढेर सारे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लेजर प्रिंटर का नाम जानते हैं तो लेजर ही प्रिंटर होता है, या इंकजेट प्रिंटर का नाम जानते हैं तो केवल इंकजेट प्रिंटर ही होता है। नहीं, ढेरों अलग अलग तरीके के प्रिंटर्स होते हैं। बट जितने भी प्रिंटर्स हैं
उनकी स्पीड केवल 3 ही यूनिट में काउंट की जाती है। या तो प्रिंटर है ना सीपीएस में काउंट, प्रिंटर की जो स्पीड है वो सीपीएस में काउंट की जा रही होगी, जिसको कैरेक्टर पर सेकंड कहा जाता है। यानी कि एक सेकंड में किसी प्रिंटर के द्वारा कितने कैरेक्टर्स यानी कि वर्णों को प्रिंट किया गया, तो ये सीपीएस उसकी स्पीड होगी। या फिर किसी प्रिंटर के द्वारा एलपीएम में प्रिंट निकाले जा रहे होंगे, यानी कि लाइन पर मिनट, एक मिनट में कितने पेपर को प्रिंट करके दे रहा है, लाइन पर मिनट, एक मिनट में कितनी लाइनों को प्रिंट करके दे रहा है। ठीक। और एक और यूनिट होती है जो कि लास्ट यूनिट है, दैट इज पीपीएम, जिसको पेज पर मिनट के नाम से बोल दिया जाता है। यानी कि एक मिनट में किसी प्रिंटर के द्वारा कितने पेजेस को प्रिंट किया गया है। तो स्पीड यूनिट की अगर हम बात करें तो चाहे कोई सा भी प्रिंटर हो, इन तीनों में से कोई एक स्पीड यूनिट होगी, कोई एक। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं कि अगर आप लेजर प्रिंटर का नाम जानते हैं और लेजर प्रिंटर के द्वारा आपने प्रिंट आउट निकाले हैं, देखा है उसे, तो उसकी स्पीड को पीपीएम में काउंट करते हैं, यानी पेज पर मिनट में। यानी एक मिनट में वो कितने पेजेस को प्रिंट आउट कर रहा है या प्रिंट आउट निकाल रहा है। समझ में आ गई बात? तो चाहे कोई सा भी प्रिंटर हो, अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि एलपीएम किसकी है, सीपीएस किसकी है? मैं आगे बताऊंगा ना आपको, अभी टाइप्स भी पढ़ाऊंगा प्रिंटर के, उसमें आपको पता चल जाएगी कि सीपीएस, एलपीएम, पीपीएम किन प्रिंटर्स की स्पीड यूनिट होती है। फिलहाल बस इतना याद रखिए। ठीक। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता ही हूं कि कभी अगर कोई डाउट हो आपको, है ना, और मान लो क्लास में डिस्कस ना हो पाए, क्योंकि क्लास में ना बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम कई बार देख नहीं पा रहे होते हैं, या सपोज दैट कि आप है ना कभी किसी बुक से पढ़ रहे हैं या कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां अगर कोई डाउट आ जाए तो मैंने कई बार बोला आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं डाउट, जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता ही है, 8448832987। तो अभी रिसेंटली शायद 2 दिन या 3 दिन पहले मेरे को एक बच्चे ने बिल्कुल एज इट इज इसी से संबंधित कोई क्वेश्चन भेजा, जो कि एक पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन में ये पूछा गया, स्टेट गवर्नमेंट का पेपर था शायद वो, उसमें ये पूछा गया कि आधुनिक प्रिंटर्स की जो स्पीड यूनिट है वो क्या होती है। इस तरीके का क्वेश्चन था, जिसमें 2 ऑप्शन दे रखे थे, एलपीएम और पीपीएम, जो कि इन यूनिट से थे, बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे ही बना के दिए गए थे। ठीक है, तो एलपीएम और पीपीएम 2 ऑप्शन है ना वहां पर दिए हुए थे। अब एलपीएम यानी लाइन पर मिनट भी प्रिंटर की स्पीड यूनिट होती है, और पीपीएम यानी पेज पर मिनट भी प्रिंटर की स्पीड यूनिट है। तो दोनों में से कौन सा सही होगा? चूंकि क्वेश्चन की भाषा में लिखा हुआ था आधुनिक प्रिंटर्स, तो देखो इस बात को ऐसे है ना मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि आज के टाइम पर अगर आप कहीं पर भी प्रिंट आउट निकलवाने जाएंगे तो आज की डेट में ना लेजर प्रिंटर ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है, क्योंकि लेजर प्रिंटर आज की डेट में सबसे फास्ट यानी तेज प्रिंट करने वाला प्रिंटर भी है। तो ज्यादातर लोग या ज्यादातर जगह पर आपको लेजर प्रिंटर ही आज के टाइम पर देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा मान लें कि ये आधुनिक प्रिंटर्स की जो बात की जा रही थी क्वेश्चन में, वो लेजर प्रिंटर को लेकर की जा रही है, तो फिर लेजर प्रिंटर की जो स्पीड यूनिट है वो क्या होती है? पेज पर मिनट। तो ये ऑप्शन हमारा सही था वहां पर। तो इस तरीके के ना प्रिंटर्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई या नहीं? मैं अभी है ना सभी लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा जो आप टॉपिक से हट के पूछ रहे हैं, बट पहले टॉपिक को मैं डिस्कस कर लूं। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी प्रिंटर की स्पीड यूनिट की बात की जाएगी तो यही 3 नाम हो सकते हैं बस। ठीक। एक पॉइंट और लिख लीजिए अगला, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, इसका कोई भी हिंदी नाम नहीं होता, रेजोल्यूशन को हिंदी में भी रेजोल्यूशन ही कहते हैं। ठीक है जी। तो रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर किस में काउंट किया जाता है? तो ये लिख लीजिए डीपीआई में। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में जब आपको मॉनिटर के बारे में बताया था, तब वहां पर किसी फोटो का, किसी इमेज का रेजोल्यूशन हम काउंट करते थे किसमें? पिक्सल्स में। तो ये बात ध्यान रखना, अगर किसी इमेज के रेजोल्यूशन की बात चल रही है तो पिक्सल्स में काउंट करते हैं, और अगर हम प्रिंटर के रेजोल्यूशन की बात करें तो उसको डीपीआई में काउंट करते हैं, डॉट्स पर इंच में। क्या मीनिंग है इस बात का? इस बात का मीनिंग यह है कि कोई भी प्रिंटर हो, कोई भी प्रिंटर, वो हमेशा जो प्रिंट कर रहा है ना वो डॉटेड फॉर्म में ही प्रिंट करता है।
जैसे उदाहरण के लिए अगर आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे चले जाएं और वहां पर है ना आप जाकर, है ना, आप बोले कि मेरे को बैंगलोर तक की टिकट चाहिए, तो जो क्लर्क बैठा हुआ है वहां पर वो क्या करेगा, कंप्यूटर से एक कमांड देगा, और कमांड देने के बाद है ना उसके साइड में रखा हुआ जो प्रिंटर है उसमें खच 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 ऐसे आवाज आना शुरू हो जाती है, और फाइनली एक टिकट को फाड़ के आपको दे देगा। तो आप उस टिकट पर पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है, तो उसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना वो सब डॉटेड 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 फॉर्म में होती हैं, है ना। आपको क्लियरली दिखाई देगा कि अगर कोई अक्षर लिखा हुआ है, कोई वर्ड या कोई लेटर लिखा हुआ है उस टिकट के ऊपर, तो वो क्या है, डॉटेड 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 फॉर्म में होगा वो। समझ में आ गई बात? तो ये तो चलो क्लियरली समझ में आता है, बट आप बोलेंगे सर हर एक प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट किया जाता है वो तो डॉटेड फॉर्म में हमें दिखता नहीं है, बट होता वहां पर भी डॉट ही है, या होती वहां पर डॉट ही है। जैसे सपोज दैट कि मैं ना ए लिखना चाह रहा हूं, और ए लिखने के लिए मैंने इतनी पास पास डॉट बनाई है, इतनी पास पास डॉट बनाई है कि आपको वो डॉट दिखाई नहीं दे रही है। मैं ये डॉट बना रहा हूं, ये इतनी सारी इतनी पास पास डॉट बनाई है कि आपको वो डॉट दिख ही नहीं रही है। तो यहां तो डॉट दिख रही है बट यहां डॉट नहीं दिख रही होंगी, जबकि ये दोनों जो कैरेक्टर लिखे गए हैं ए, है ना, उन दोनों को बनाने के लिए डॉट का ही इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए इसीलिए कहा गया कि अगर प्रिंटर के रेजोल्यूशन की हम बात करें तो वो किस में काउंट होता है, वो डीपीआई में काउंट होता है, जिसे डॉट्स पर इंच के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, याद रखिएगा कि किसी भी प्रिंटर की स्पीड यूनिट की बात करेंगे तो वो इन तीनों में से एक ही होगी, कोई भी एक हो सकती है, जैसे कि लेजर प्रिंटर की पीपीएम होती है। और हर एक प्रिंटर के केस में बात करें रेजोल्यूशन की तो उसको डीपीआई में काउंट किया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखिए। इसके बाद है ना एक और पॉइंट लिख लो, पेपर का साइज या पेज साइज, और लिख लीजिए। ये भी कई बार मैंने पेपर में क्वेश्चन देखा है, इसके बारे में भी पूछ लेते हैं। देखो, हम जो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट लेते हैं उसमें एक पेपर पर हमें प्रिंट आउट मिलता है, और उस पेपर का अपना एक नाम होता है, अपना एक साइज होता है, जिसे A4 साइज कहा जाता है। ये नाम तो सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि जो पेपर आप प्रिंट आउट वाला लेके आते हैं वो A4 साइज वाला पेपर होता है ना। और इवन अगर आप कोई काम वगैरह करने के लिए, रफ काम करने के लिए भी अगर मार्केट से पेपर खरीद के लाते होंगे तो वो भी A4 साइज की शीट होती है। इसकी पूरी एक रिम बोलते हैं शायद उसको, वो आते हैं ना 500 कागज की एक बंडल टाइप का आता है। तो ज्यादातर केस में ना हम जो कागज इस्तेमाल करते हैं वो A4 के नाम से ही होता है। ठीक है, अब इस A4 साइज के पेपर का कोई अपना साइज भी होता है। जी हाँ, इसका साइज होता है दैट इज 8.27 इंचेस मल्टीप्लाई बाय 11.69 इंचेस। ये इंच लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे इंचेस में कभी पूछा जाए तो इंचेस में बता दीजिए, और अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो सेंटीमीटर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो A4 साइज है ना एक स्टैंडर्ड साइज है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह पर प्रिंटर के केस में। ठीक है, चंचल चौधरी जी ने पूछा है सर रेजोल्यूशन क्या है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कोई नाम नहीं होता, हिंदी में कोई नाम नहीं होता, रेजोल्यूशन को रेजोल्यूशन नहीं बोलते। जब भी आपके किसी एग्जाम में हिंदी वाली भाषा जो लिखी आती है क्वेश्चन की, उसमें भी रेजोल्यूशन शब्द ही लिखा हुआ आएगा। आप ये मान लीजिए कि कंप्यूटर में है ना, मतलब 50% से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजी है यानी शब्द हैं वो अंग्रेजी हिंदी दोनों के सेम ही है, उनमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे अभी मैंने ना पीपीएम लिखा था, पेज पर मिनट, तो आप पेज को पेज ही लिखेंगे, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। आप पेज को है ना कागज या पन्ना नहीं लिख सकते, है ना। तो ज्यादातर जो शब्द हैं यहाँ पर वो अंग्रेजी के और हिंदी के दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी एक और मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो A4 है ना, पेपर का साइज बाय डिफॉल्ट सेट रहता है हर एक प्रिंटर के अंदर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि A4 के नाम से ही केवल पेपर का साइज होता है। एक पेपर के साइज का नाम A3 भी होता है जो कि A4 साइज से बड़ा पेपर है। अब ऐसा हो सकता है कि कहीं पर इस्तेमाल में लाया जा रहा हो, ठीक है, बट हम तो आजकल जहां कहीं भी देखते हैं A4 साइज का पेपर ही इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद A5 के नाम से भी एक पेपर का साइज होता है जो A4 से छोटा होता है। ठीक, हो सकता है वो भी कहीं इस्तेमाल में लाया जा रहा हो।
इसके अलावा एक पेपर का साइज B4 और एक पेपर का साइज B5 के नाम से भी होता है। ये B4 और B5 नाम के जो पेपर के साइज हैं, ये केवल जापान में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जापान में अगर कोई प्रिंट आउट वगैरह ले रहा है तो B4 या B5 नाम के पेपर पर वो प्रिंट आउट ले रहा होगा या निकाल रहा होगा। ठीक है, तो ये भी पेपर के साइज के नाम है। इसके अलावा और भी होते हैं, ये भी नोट कर सकते हैं। लीगल के नाम से, लेटर के नाम से, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए टैबलॉइड के नाम से, इसके बाद लिख लीजिए स्टेटमेंट के नाम से, इसके बाद लिख लीजिए एग्जीक्यूटिव के नाम से, या एग्जीक्यूटिव भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो लीगल, लेटर, टैबलॉइड, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, ये सब है ना पेपर के साइज के नाम है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब इन पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि बताइए बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज क्या होता है प्रिंटर के केस में, तो ये क्वेश्चन बन गया। पेपर का साइज क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बन गया। या फिर इनमें से कौन सा पेपर का साइज का नाम नहीं होता है या होता है, तो तब आपको ये पेपर के साइज के नाम पता होने चाहिए। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, वो है प्रिंटर के टाइप्स। तो मैं टाइप्स है ना यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, इनको डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। ठीक है, फिर मैं आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स हैं जो आप इस टॉपिक से हटके पूछ रहे हैं उनके आंसर्स दूंगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिए, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। हेडिंग डालिए, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, यानी कि प्रिंटर्स के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। ठीक है, अब देखो टोटल है ना प्रिंटर के जितने भी टाइप हैं उनको दो भागों से ना, दो भागों में बांट दिया गया है। बहुत सारी है ना कुछ किताबें आपको मिलेंगी, है ना, उन किताबों में अलग अलग तरीके से प्रिंटर को कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है। तो मैं तो शुरुआत से ही आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ, आपको किसी भी किताब को थ्योरी के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है ना। तो आप केवल जो थ्योरी जो पढ़ रहे हो वो मेरी क्लास से देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, बाकी थ्योरी कहीं से नहीं पढ़नी आपको। तो जो एक स्टैंडर्ड तरीका है प्रिंटर्स को डिवाइड करने का वो ये है। तो वो प्रिंटर्स को बेसिकली दो नामों से डिवाइड कर दिया गया है। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाना हो तो ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और दूसरी कैटेगरी का नाम है दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब इन दोनों का मीनिंग क्या है समझाता हूं। देखो आजकल है ना जो दीवारों पर या फिर किसी भी चीज पर पेंट वगैरह किया जा रहा है उसके दो तरीके हैं। कैसे? एक तो वो ट्रेडिशनल मेथड होता है प्रिंट करने का या पेंट करने का, जिसमें ना किसी पेंट में ब्रश को डिप करिए और फिर पेंट कर दीजिए। ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, जिसमें ब्रश जैसे कोई दीवार पर आप पेंट कर रहे हैं या किसी दरवाजे पर आप पेंट कर रहे हैं उससे टच होके चलेगा, है ना। टच हो रहा है तभी तो पेंट आ रहा है, किसी दरवाजे पर, किसी खिड़की पर या किसी दीवार पर। तो इसमें क्या है ना, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है पेंट के दौरान। बट आजकल एक नई तरीके की पेंटिंग चल गई है जिसमें स्प्रे पेंटिंग भी इस्तेमाल में लाई जा रही है। और स्प्रे पेंटिंग में क्या होता है, एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पाइप जुड़ा रहेगा जो पेंट की बाल्टी तक जाता है और फाइनली उस स्प्रे मशीन से ना किसी दरवाजे पर, खिड़की पर या दीवारों पर भी दूर से छिड़काव करके पेंट कर दिया जाता है ना। तो दोनों तरीके के ही है ना आजकल पेंटिंग हमें देखने को मिल रही है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि प्रिंटर के केस में भी ऐसा ही होता है, यानी कि हमें इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये दो तरीके के प्रिंटर्स हमें देखने को मिलते हैं, दो कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। इनमें भी यहाँ पर सेम ही चीज है। इम्पैक्ट का मतलब होता है बेसिकली प्रभाव डालना। प्रभाव डालना, प्रभाव डालने का मतलब है टच करना। और नॉन इम्पैक्ट का मतलब है टच नहीं करना। तो कैसे कागज पे प्रिंट होगा? स्प्रे करने से, जो अभी मैं आपको समझा रहा था। यानी कि हम कागज पर प्रिंट करने के लिए स्प्रेइंग ऑफ इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाएगा इंक का छिड़काव। समझ में आ गया बेटा? तो इंक का दूर से छिड़काव करके भी है ना हम कागज पे प्रिंट
कर सकते हैं। तो अब पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है या इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये पूछते हैं। तो देखो इम्पैक्ट प्रिंटर की मैं सारे एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए अगर नोट कर रहे हैं तो। इसका नाम है डेजी व्हील प्रिंटर। तो अगर डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट, तो ये भी है ना हमें पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में एक नाम आता है, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये नाम याद रखना। इसके बाद लिख लीजिए लाइन प्रिंटर। इसके बाद लिख लीजिए पेन बेस्ड प्लॉटर। पेन बेस्ड प्लॉटर। ठीक है। और ये बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया प्लॉटर से संबंधित। ठीक। और एक और लिख लीजिए यहां पर, दैट इज 3D प्रिंटर। तो ये जो प्रिंटर्स के नाम मैंने लिखे हैं ना, ये कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो यहां आता है सबसे पहले थर्मल प्रिंटर। यहां पर लिखिए थर्मल प्रिंटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए दैट इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर। और एक और लिखिए यूवी प्रिंटर। यूवी प्रिंटर। और एक प्रिंटर का नाम है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। ठीक है बेटा। तो ये फाइनली है ना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम हो गए और ये इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम हो गए। ठीक है। समझ गया ना। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन है ना इसी तरीके से पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है या इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये नाम याद रखना कि ये वाले प्रिंटर इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कागज पर टच होगा, फिजिकल टच होगा, तब जाके प्रिंट निकल रहा है। और यहाँ पर दूर से स्प्रे किया जाता है इंक को, तब जाके कागज पर प्रिंट निकल के आएगा। ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। अब कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और ये जो प्रिंटर्स है ना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक। एक बच्चे ने लिखा है, सर हमारी मैथ्स की क्लास भी चल रही है साइमल्टेनियसली 9:30 पर। तो वो मैथ वाले सर ने कोई टाइम चेंज करवाया होगा, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मेरी जो क्लास है वो तो शुरू से आपको पता ही है 10 बजे से चलती है, 10 से 11। मैथ वाले सर से बात करिए। और मैथ वाले सर ने शायद मैनेजमेंट टीम से ये आज के लिए टाइम चेंज करवाया हो या जो भी है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि ये जानकारी मेरे को नहीं होती है। और कोई डाउट है किसी का? आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाकी जिसको जाना वो जा सकता है, और जिनको डाउट पूछना है जल्दी फटाफट फटाफट पूछिए। प्रियंका कटियार जी ने क्या पूछा है? अच्छा प्रियंका जी, आपने जो पूछा है ना वो मैं क्लास के शुरुआत के 1 या 2 मिनट में बता चुका हूं। आप वहां जाके सुन लीजिए। हर क्लास के शुरुआत में बताता हूं। राकेश सर की वो 11 बजे कराइए। कराइए करिए क्या लिख रहे हो? देखिए क्लास को है ना टाइम चेंज करना, क्लास को किस टाइम पर लगाना, ये मेरे हाथ में नहीं होता, ये मैनेजमेंट टीम के हाथ में है। प्रियंका जी, प्रियंका कटियार, मैंने आपको बताया ना, आप क्लास देखते तो हो नहीं यार, क्लास नहीं देखोगे तो क्या फायदा होगा? फिर तो ऐसे कोई किताब ले लो, किताब से पढ़ लो। और किताब अगर क्लास देखते हो तो क्लास में हर चीज तो बताता हूँ, कहाँ से क्या चीज फॉलो करनी है जिसके थ्रू आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे। आप देखते तो हो नहीं क्लास। सर टेस्ट कैसे दें? देखिए टेस्ट अगर आपको देना है तो कहीं से भी दीजिए, आपकी मर्जी है। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या कुछ भी है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि आपको कंप्यूटर के लिए है ना, मेरे सब्जेक्ट के लिए कहीं से टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप केवल मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को, बस। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर के लिए। 10 में से 10 नंबर मैं दिलवाऊंगा आपके। सर जी रिफ्रेश रेट को बताना, नहीं इतना आसान थोड़ी है, मतलब कि एक लाइन में बता दूंगा। मतलब पिछली जो क्लास थी, कौन है ये, नरेंद्र जी, रिफ्रेश रेट के ऊपर कितना कुछ बताया मैंने आपको। अब 1 मिनट में 2 मिनट में कैसे बता दूंगा? आप पिछली क्लास को देखिए।
सर जी आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चंचल सिंह, थैंक यू सो मच चंचल जी ये लिखने के लिए, थैंक यू। इशिका जी ने लिखा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मोहम्मद केसर जी ने लिखा है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच सभी को। देखिए मैं सिंपल तरीके से ना आपको चीजें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप इस सिंपल तरीके से दिमाग में बैठाते जाइए और जिन चीजों को मैं फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ बस उन्हें करते रहिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी का मॉक देने की जरूरत नहीं है, ना कोई टेस्ट पेपर ज्वाइन करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना। आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी है। सर अब की बार दिल्ली पुलिस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आप तैयारी कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से तो जरूर होगा। मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट की गारंटी और टीचर्स की है। मैं आपके 10 में से 10 नंबर दिलवाऊंगा। शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी लिख रहे हैं सर आप तक मेरा कमेंट पहुंच रहा है। जी बिल्कुल पहुंच रहा है, सभी के कमेंट्स आ रहे होते हैं, बट बात वही है ना कि कब किस समय पर कमेंट को डिस्कस करना है वो फिर हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर हर समय ही कमेंट डिस्कस करते रहे तो फिर ये क्लास नहीं रहती, डाउट क्लास बन जाती है, वो नहीं रखना हमको। और कोई है डाउट किसी का? 1 टाइम 2 सब्जेक्ट लाइव है सर। हाँ मनीष जी मैं देख रहा था जब क्लास ले रहा था, तब बीच में बहुत सारे लोगों ने लिखा था 2 क्लास चल रही हैं। अब मैं नहीं चाहता कि टॉपिक डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए मैंने ये कमेंट डिस्कस नहीं किया था। बट देखो मैं यही बोलूंगा कि मेरी जो क्लास का टाइम था वो यही था, 10 से 11 बजे का, और मैं उसी टाइम पर ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब हो सकता है किसी दूसरे टीचर ने ना टाइम वगैरह चेंज कराया हो, आज ही के दिन कराया हो या आगे भी कराया, तो ये मैनेजमेंट टीम वाले डिसाइड करेंगे कि वो टाइमिंग क्या होगी। अगर ऐसा कोई क्लैश हो रहा है तो मेरे टाइम को थोड़ा सा चेंज कर देंगे या उनके टाइम को चेंज कर देंगे, वरना मेरी क्लास तो 10 से 11 ही होती है अभी तक जो मेरे को पता है। ठीक है। सर एमसीक्यू प्रैक्टिस कब करवाएंगे? कराता तो हूँ, इतनी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई है मैंने। आप सभी लोग है ना क्लास नहीं देखते मुझे लग रहा है। हर क्लास के शुरुआत के 2 मिनट में सारी चीजें बताई हैं मैंने आपको कि कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, कैसे 10 में से 10 नंबर लाने हैं आपको, हर चीज तो बताता हूँ, आप देखते ही नहीं हो क्लास को। चलो ठीक है। तो आज की क्लास और आज की सभा को है ना यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कोई डाउट रह जाए तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। व्हाट्सएप पे भी सबके रिप्लाई कर देता हूँ मैं। नंबर नोट कर लीजिए, अगर नहीं हो तो 8448832987। ठीक। एक लास्ट बच्चे का कमेंट और पढ़ लेते हैं। सर 11 बजे मैथ की करवा दीजिए। नहीं भी मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैथ वाले सर को मैं आपके घर ही भेज देता, हिना जी। ठीक है, मैं उनको आपके घर ही वो भेज देता कि सर घर हिना जी को पढ़ा के आइए घर जाकर। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, ना मैं उनके लिए रिगार्डिंग कुछ बोल सकता हूँ। मेरा सिंपल सा काम है, मेरे को शेड्यूल बना के दिया गया है कि सर 10 से 11 बजे आपकी क्लास है, आप इस टाइम पर क्लास लीजिए, और मैं क्लास ले रहा हूँ। मेरे काम में कोई कमी हो तो बताइए। बाकी और कुछ भी डाउट हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, हेल्पलाइन नंबर आपको पता होना भी चाहिए केरेविल का, और आप उस पर बात कीजिए और अपनी समस्या को रखिए। जितना जल्दी होगा वो आपका समाधान जरूर करेंगे। तो आज की सेशन, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद।